Hello students. So let us continue with our topic, that is reproduction. So in the last class students, we have completed asexual reproduction. Now we'll start with sexual reproduction. Now we continue with sexual reproduction. मैंने पहले भी बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. गैमेट बनता भी है और फ्यूज़ भी होता है. गैमेट क्या होता है? एक रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है जिससे एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, और इसमें कभी भी प्रोजनी या ऑफस्प्रिंग कभी भी पेरेंट के सिमिलर नहीं होती. ठीक है, तो इसमें जनरली कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं? 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व. जनरली 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व. गैमेट बनते भी हैं और फ्यूज भी होते हैं. गैमेट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन बोथ टेक्स प्लेस. जब गैमेट फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट में मल्टीप्लिकेशंस होते हैं जिससे एक ऑर्गेनिज्म बनता है. इसमें मैंने जैसा फिर रिपीट करती हूँ, कभी भी ऑफस्प्रिंग जो होती है वो कभी भी पेरेंट के सिमिलर नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते ही हैं. तो ऑफस्प्रिंग्स आर या प्रोजनी संतान आर नॉट सिमिलर टू द पेरेंट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर प्लांट्स हायर एनिमल्स में पाया जाता है. Higher plants and animals. Higher plant and higher animals. Man है, cat है, dog, etc. are some of the examples which exhibit sexual reproduction. Now we'll be dealing with sexual reproduction in plants separately and sexual reproduction in animals separately. तो हम लोग plants में और animals में जो reproduction है उसमें separately हम लोग बात करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे sexual reproduction in plants. Sexual reproduction in तो सबसे पहला, what is the reproductive organ of the plant? प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट. तो यहाँ हम एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बेस लाइन जो है, दैट फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट. फ्लावर इज द reproductive organ of the plant. Next, parts of a flower. Parts of a flower. Now this is our flower. ये हमारा फ्लावर है. ठीक है, जैसे फ्लावर को इस तरीके से खोलते हैं, ये उस प्रकार से फ्लावर का डायग्राम शो किया हुआ है. तो लेट अस स्टार्ट एंड with the parts of the flower. सबसे पहला फूल की पत्ती. फूल की पत्ती को नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं? पेटल्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पेटल्स बोलते हैं. ठीक है, फूल की पत्ती को क्या बोलते हैं?
petals, and all the petals of a flower constitute corolla. क्या constitute करता है ये? corolla. जो फ्लावर के बिल्कुल बाहर एक ग्रीन कलर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर है उसे क्या कहते हैं? सेपल्स. एंड ऑल द सेपल्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट कैलिक्स. ये कौन सा पार्ट बनाता है? कैलिक्स. फिर हम बात करते हैं स्टेमन की. ये स्टेमन में जो ये वाला पार्ट है इसे क्या कहते हैं? एंथर. स्टेमन की जो ये डंडी जैसा स्ट्रक्चर है इसे क्या कहते हैं? फिलामेंट. और टुगेदर ये क्या बनाता है? स्टेमन. ऑल द स्टेमन्स कलेक्टिवली फॉर्म एंड्रूशियम पार्ट ऑफ द फ्लावर. साइंटिफिकली हम इसको क्या बोलेंगे? एंड्रूशियम. नाउ this part is the pistil of the flower. This part is the pistil of the flower, जिसमें इसके 3 पार्ट्स हैं. ये क्या है? स्टिग्मा. दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी. और ये पूरा मिला के क्या है? ये पिस्टिल ऑफ द फ्लावर. इसको पिस्टिल भी कहते हैं और एक और नाम से जाना जाता है जिसे कार्पेल कहा जाता है. इसे पिस्टिल भी कहते हैं और एक और नाम से जाना जाता है जिसे कार्पेल कहते हैं. और ग्रुप ऑफ पिस्टिल ऑफ द फ्लावर कॉन्स्टिट्यूट्स गाइनोशियम या फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. मेल पार्ट को एंड्रोशियम कहते हैं, फीमेल पार्ट को गाइनोशियम कहते हैं. दिस कंप्लीट पार्ट फॉर्म्स गाइनोशियम ऑफ द फ्लावर. तो हम बात करते हैं फ्लावर के अंदर. ठीक है, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट. ठीक है, और फ्लावर के अंदर मेनली 4 वर्ल्स पाई जाती. वर्ल्स मतलब कि जैसे पहला एक सर्कल, फिर उसके अंदर वाला सर्कल, फिर उसके अंदर एक सर्कल, फिर उसके अंदर एक सर्कल. इस प्रकार से 4 वर्ल्स होती है. तो फ्लावर की कितनी वर्ल्स होती हैं? 4 वर्ल्स होती हैं. 4 वर्ल्स. जो सबसे बाहर वाली वर्ल्स होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? सेपल्स. और ग्रुप ऑफ सेपल्स टुगेदर फॉर्म्स कैलिक्स. फिर उसके अंदर वाली वर्ल्ड के अंदर क्या होता है? पेटल्स. और ग्रुप ऑफ पेटल कॉन्स्टिट्यूट कोरोला. फिर उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? आपका मेल पार्ट यानी कि स्टेमन्स. और ग्रुप ऑफ स्टेमन्स इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम. एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट ऑफ द प्लांट. और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? पिस्टिल या फिर कार्पेल. और ग्रुप ऑफ पिस्टिल इज कॉल्ड एज गाइनोशियम, जो कि फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है. Okay, so till here we have discussed about the parts of the flower. Let us continue with the parts of the flower. Most important question asked is, what is the male reproductive organ of the flower? That is stamen. What is the female reproductive part of the flower? That is pistil or the carpel. So this is the most important part, that stamen is the male reproductive organ of the plant. Male reproductive organ of the plant. And pistil or carpel is the female reproductive organ of the plant. Now, here a swollen part is present. In the flower, a swollen part is present which is called as thalamus or receptacle. Which is called as thalamus or receptacle. Now, moving on to petal or sepal. Petal or sepal directly reproduction में part नहीं लेते. ठीक है, they help in the reproduction, कह सकते हो आप, but they are not the, they directly don't take part in reproduction. So they are called as non-essential organs of the plant,
and stamen and pistil takes part in the reproduction directly. So they are called as the essential organs of the plant. I again repeat, petals और sepals को non essential organs कहा जाता है, stamens और pistils को essential organs of the plant कहा जाता है. Now moving on further, we'll talk about these parts of the plant. ठीक है, तो सबसे in the details we'll talk about the parts of the plant in flower in the details. सबसे पहला पार्ट कौन सा है? कैलिक्स. जैसा मैंने आपको कहा, कैलिक्स के अंदर क्या होती हैं? सेपल्स होती हैं, जो कि कैसी होती हैं? कंप्राइजेज ऑफ, कैलिक्स क्या कंप्राइज करता है? सेपल्स की. कंप्राइजेज ऑफ सेपल्स. सेपल्स आर ग्रीन इन कलर और उनका काम होता है, दे प्रोटेक्ट्स द फ्लोरल बड. जो फ्लावर है और ना, उसको प्रोटेक्ट करने का काम सेपल्स का होता है. इट प्रोटेक्ट्स द फ्लोरल बड. नेक्स्ट हम बात करेंगे कोरोला. कोरोला में क्या पाई जाती हैं? पेटल्स. कंप्राइजेज ऑफ पेटल्स. अलग अलग रंग बिरंगी पेटल्स होती हैं. सुंदर सी फूल, एक बहुत ही खूबसूरत सी, मतलब कह सकते हैं रचना है प्रकृति की, जैसे हम सब देख के खुश होते हैं. ठीक है, तो फ्लावर इज रियली समथिंग जिसमें कोई भी अपन कितने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फूल देख के हर इंसान जो है उसको बहुत खुशी महसूस होती है. एक नेचर की वाकई बहुत ही ब्यूटीफुल रचना है. तो हम बात करेंगे जब, और वो ब्यूटीफुल रचना पेटल्स की वजह से और खूबसूरत लगती है. ठीक है, तो हम बात करेंगे पेटल्स. पेटल्स आर ब्राइटली कलर्ड, सुंदर सुंदर कलर्स की होती है. ब्राइटली कलर्ड, एंड एज दे आर ब्राइटली कलर्ड, इनका फंक्शन होता है दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन. इनका काम होता है टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स, ताकि वो मतलब वो फ्लावर को विजिट करें और फर्दर पॉलिनेशन हो सके. पॉलिनेशन क्या होता है ये हम बात करेंगे आगे. दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर pollination. Next, we'll talk about stamen. Group of stamen is called as androecium. तो इसके ज़्यादा हम यहाँ पे फिर ऐसा androecium लिख लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा. ठीक है, तो हम बात करते हैं androecium की. तो androecium में क्या होती हैं? stamens होती हैं. androecium comprises of group of स्टेमन. से जितने भी स्टेमन एक फूल में प्रेजेंट है वो उस फूल का एंड्रोशियम पार्ट है, मेल पार्ट है. स्टेमन इस प्रकार की होती है. ये वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? एंथर. इस वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? फिलामेंट. और यहाँ जो बीच में एक और टिश्यू होता है जिसे क्या कहा जाता है? कनेक्टिव. क्या कहते हैं इसे? कनेक्टिव. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एंड्रोशियम की. तो एंड्रोशियम कंप्राइजेज ऑफ स्टेमन, और स्टेमन के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, एक एंथर और एक फिलामेंट. और कनेक्टिव को भी हम मेंशन कर सकते हैं, पर बेसिकली इसके दो पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट. स्टेमन इज, और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने ऊपर भी मेंशन की है, स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट. ये हमेशा से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब अगर जब भी हम फ्लावर पढ़ें तो ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब आप कह सकते हो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट. पिस्टिल एंड कार्पेल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट. तो हम यहाँ बात करेंगे कि स्टेमन में कितने पार्ट्स होते हैं. स्टेमन हैज 2 पार्ट्स. सबसे पहला क्या आता है? एंथर. एंथर, इस स्ट्रक्चर को एंथर कहते हैं. इट हैज़ 2 लोब्स, तो इसको बाइलोब स्ट्रक्चर कहा जाता है. ठीक है, और इट इज़ फिल्ड विद मिलियंस ऑफ पोलन ग्रेन्स. एंथर इज फिल्ड विद मिलियंस ऑफ पोलन ग्रेन्स. तो एंथर कैसा स्ट्रक्चर है यहाँ पे? बाय लोब्ड एंड फिल्ड विद millions of pollen grains.
फिल्ड विद मिलियंस ऑफ पोलन ग्रेन्स। अब उसके नीचे जो एक डंडी जैसा स्ट्रक्चर है उसे हम बोलते हैं फिलामेंट, जो कि एक लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक होती है, लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक होती है। एक बात, दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम कभी भी किसी फूल को छूते हैं, जब हम फूल को छूते हैं तो कुछ डस्टी अपीयरेंस हमारे हाथ में आ जाता है, हमारे हाथ में एक येलो कलर का डस्ट हमारे हाथ में आता है, और वो डस्ट कुछ नहीं बल्कि पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन ग्रेन का दूसरा नाम माइक्रोस्पोर भी है। हम लोग पोलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर के नाम पे भी एक टर्म के साथ इंडिकेट करते हैं, उसे माइक्रोस्पोर भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम फर्दर बात करते हैं फिलामेंट की। फर्स्ट इज एंथर, सेकंड इज फिलामेंट। फिलामेंट क्या है? यहाँ पे एक स्टॉक है, अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। फिर एक बात और करते हैं हम लोग यहाँ पे, सबसे इम्पोर्टेंटली यहाँ पे एक टिश्यू है जिसे कहा जाता है कनेक्टिव। ये कनेक्टिव क्या करता है? ये कनेक्टिव एंथर को फिलामेंट से जोड़ता है। इट कनेक्ट्स द एंथर टू द फिलामेंट। So this is about stamen part or the male reproductive part of the plant. Now we talk about the female part of the plant, female part of the flower, that is gynoecium. Gynoecium comprises of the pistil या carpel of the flower. Comprises of pistil या carpel of a flower. This is a pistil, students. ये एक पिस्टिल है। पिस्टिल में 3 पार्ट्स होते हैं। ये है स्टिग्मा, this is the style, and this is ovary. The pistil has 3 parts. पिस्टिल में कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहली पार्ट के बारे में हम बात करते हैं, उससे पहले एक और बार मेंशन करना चाहूँगी कि पिस्टिल या कार्पेल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। ठीक है, इसमें 3 पार्ट्स पाए जाते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या है? स्टिग्मा। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज स्टिग्मा। स्टिग्मा वो पार्ट है पिस्टिल का जिस पर पोलन ग्रेन्स आकर बैठते हैं। It is that part of the plant or flower, sorry, it is that part of the flower on which the pollen grain lands. सबसे importantly हम इसको बोलते हैं it is the landing platform of pollen grains. pollen grains वहीं पर आकर बैठते हैं। It is the landing platform. It is the landing platform of pollen grains. Okay, now this is a tube-like structure which is called as style, which connects, मतलब जिसकी वजह से स्टिग्मा और ओवरी में एक कनेक्शन बन सकता है। तो एक लॉन्ग ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर है, लॉन्ग ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर। और एक बात और, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे बैठते हैं और जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट करता है तो उसमें पोलन ट्यूब डेवलप होती है। तो वो पोलन ट्यूब स्टाइल से होती हुई तो एग तक पहुंचती है। तो स्टाइल एक पाथवे है जिसके थ्रू पोलन ट्यूब डेवलप होती है, पोलन ट्यूब पास होती है। ठीक है, फर्दर हम बात करेंगे नीचे जब सबसे बेसल पार्ट है उसे क्या कहा जाता है? ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं। ओवरी के अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल। और फर्दर आगे जाके ये ओवरी से बनता है फ्रूट और ओव्यूल से बनता है सीड। ठीक है, तो ओवरी के अंदर क्या पाए जाते हैं? ओव्यूल्स। तो ओवरी बेसल सोलन पार्ट, कैसा पार्ट है ये? बेसल सोलन पार्ट ऑफ द पिस्टिल। और इसके अंदर
ओव्यूल्स पाए जाते हैं, कंसिस्ट ऑफ ओव्यूल्स, जो कि आगे जाके बीज बनाते हैं, सीड्स बनाते हैं. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. नाउ we'll talk about pollination. We'll talk about pollination. Pollination क्या होता है? The process of transfer of pollen grains from the anther to the stigma of a flower is called as pollination. जिस process से pollen grain का transfer होता है from the anther of a flower to the stigma of the flower is called as pollination. The process of transfer of pollen grains from the anther to the stigma of a flower is called pollination. इसको मैं डायग्रामेटिकली समझाती हूँ आपको. जैसे कि अपना ये एक फूल है, ठीक है, ये हमारा फ्लावर है. ये इसमें एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसे हम पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं. दीज आर द स्टेमन्स. ओके, इनके अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स भरे हुए हैं, ठीक है. तो इन पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर. ज़रूरी नहीं है फ्लावर सेम हो, फ्लावर डिफरेंट भी होता है, ठीक है. दो अलग अलग फूल के बीच में भी पॉलिनेशन होता है, एक फूल के बीच में भी पॉलिनेशन होता है, ठीक है. तो जब पर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन. फर्दर अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है. अब हम किसके बारे में बात करेंगे? टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. बेसिकली तो दो ही टाइप के सुने हम लोगों ने, जो जनरल फॉर्म हम लोग बात करते हैं. दो तरीके के पॉलिनेशन होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन. पर उसको और फर्दर भी डिवाइड किया हुआ है, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. जैसा मैंने आपको बताया, बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है और एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है. सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा कौन सा होता है? क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है. सेल्फ पॉलिनेशन को भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. ये दो तरीके का होता है. एक को बोलते हैं ऑटोगैमी, एक को बोलते हैं ऑटोगैमी, और दूसरे को क्या कहा जाता है? गिटनोगैमी. सेल्फ पॉलिनेशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, या टू टाइप्स के सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं, ऑटोगैमी और गिटनोगैमी. क्रॉस पॉलिनेशन का दूसरे एक और टर्म यूज की जाती है इसके लिए, ज़ीनोगैमी. क्रॉस पॉलिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ज़ीनोगैमी, और इसको एक और टर्म से जाना जाता है, एलोगैमी. अब ये सब क्या होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोगैमी. ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ, ठीक है. तो अब हम एक चीज़ है, जब पॉलिनेशन एक ही फूल में होता है, जब एंथर में से जो पोलन ग्रेन्स होते हैं विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑटोगैमी. जब पॉलिनेशन एक ही फूल में हो रहा है उसे ऑटोगैमी कहा जाता है. पोलन ग्रेन्स
are transferred from the anther to the stigma, from the anther to the stigma of same flower. एक ही फूल के अंदर जब पॉलिनेशन हो रहा है उसे ऑटोगैमी कहा जाता है. नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट इज गिटनोगैमी. गिटनोगैमी क्या होती है? जब प्लांट एक है, ठीक है, जब एक ही प्लांट है और द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टेक्स प्लेस फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, then the process is called as गिटनोगैमी. एक ही प्लांट के दो फूलों के बीच में जब पॉलिनेशन होता है तो उसे गिटनोगैमी कहा जाता है. ठीक है, तो पॉलिनेशन कब होता है, कहाँ होता है? यहाँ पे प्लांट एक ही है पर उसी प्लांट के दो फूलों के बीच में जब पॉलिनेशन होता है तो उसको गिटनोगैमी कहा जाता है. पोलन ग्रेन्स are transferred from anther of one flower to the stigma of another flower of same plant. This is called as गिटनोगैमी. अब हम बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की, जिसे जीनोगैमी और एलोगैमी भी कहा जाता है. इसमें क्या होता है? इसमें प्लांट्स भी दो होते हैं और फ्लावर भी दो होते हैं. In this process, the pollen grains are transferred from the anther of one flower to the stigma of another flower of different plants. तो plants भी दो होते हैं और फूल भी दो होते हैं. That is why it is called as cross pollination. तो pollen grains are transferred from anther of a flower to the stigma of another flower of different plants. So this is called as cross pollination. Again, to sum up, autogamy, the pollination takes place within the same flower. Gitnogamy, the pollination takes place between two flowers of same plant. And cross pollination, the pollination takes place between two flowers of two different plants. Okay, so this is about the types of pollination. Now we'll talk about significance of self pollination, significance of cross pollination. Significance of self pollination. सबसे पहली चीज़, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक मतलब क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन मेंटेन्स द प्योरिटी. जैसे कि एक कैरेक्टर जो है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन एज इट इज़ पास होता चला जाता है विद द हेल्प ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. तो इट मेंटेन्स द प्योरिटी ऑफ द रेस. जैसे कि अगर एक जनरेशन टॉल है तो नेक्स्ट भी टॉल होगी, उसमें भी तुमने सेल्फ पॉलिनेशन कराया आगे जाके तो वो भी टॉल होगी. तो टॉल कैरेक्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन एज इट इज़ पास होता चला जाता है. तो इट मेंटेन्स द प्योरिटी ऑफ रेस. It maintains the purity of race.
दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है इसका कि अगर कोई सुपीरियर कैरेक्टर की वैरायटी डेवलप हो चुकी है तो वो सुपीरियर कैरेक्टर को आप जनरेशन आफ्टर जनरेशन मेंटेन कर सकते हो. तो इट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ द सुपीरियरिटी ऑफ द वैरायटी वंस डेवलप्ड. अगर एक बार कोई अच्छी सुपीरियर वैरायटी आपने डेवलप कर ली तो उस सुपीरियर कैरेक्टर को आप जनरेशन आफ्टर जनरेशन रिपीट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. तो इट हेल्प्स to maintain superiority of variety once developed. पर एक जैसे ही फीचर्स होते हैं जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास होते हैं. अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन. यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ. सेल्फ पॉलिनेशन बहुत बार करवाने से, बहुत जनरेशन आफ्टर जनरेशन हम लोग रिपीट करते जा रहे हैं, उससे क्या होता है प्लांट की, ये भले एनिमल भी हो, उसमें पॉलिनेशन नहीं होता, उसमें सेल्फ ब्रीडिंग होती है, इन ब्रीडिंग बोलते हैं जैसे. एनिमल के केस में उसको इन ब्रीडिंग कहते हैं, प्लांट के केस में उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं. तो पर सेल्फ पॉलिनेशन जनरेशन आफ्टर जनरेशन रिपीट करने से प्लांट की फर्टिलिटी कम हो जाती है, जिसे मतलब फर्टिलिटी लूज हो जाती है. इसीलिए ये सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज किया जाता है और क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज किया जाता है. ठीक है, क्योंकि इट लीड्स टू द डिक्रीज इन द फर्टिलिटी ऑफ द प्लांट. सेल्फ पॉलिनेशन इज डिस्करेज एंड क्रॉस पॉलिनेशन इज इनकरेज. ओके, तो क्रॉस पॉलिनेशन के और सिग्निफिकेंसेस में ये होता है कि क्योंकि ये दो डिफरेंट प्लांट्स और दो डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में होता है, इट हेल्प्स in the development of the new characters and new varieties, plus productivity is also increased. इससे productivity भी बढ़ती है. ठीक है, और दूसरी सबसे important बात क्या है कि ये नए characters को और नए combinations को produce करने में मदद करता है. तो increases productivity. और दूसरी बात, इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस न्यू कैरेक्टर्स एंड वैरायटीज. नए कैरेक्टर्स और वैरायटीज प्रोड्यूस करने में मदद करता है. नाउ विद दिस I also want to mention about the agents of pollination. Agents of pollination के बारे में भी हम बात करेंगे. Agents of pollination मतलब क्या होता है कि किन agents द्वारा pollination होता है. ठीक है, तो कुछ नॉन लिविंग फैक्टर्स द्वारा भी होता है और कुछ लिविंग फैक्टर्स द्वारा भी pollination किया या होता है ना, करवाया जाता है, होता है, ऐसा कह सकते हैं. तो pollination takes place by some living factors also and non living factors also. तो हम बात यहाँ पे करेंगे agents of pollination. Agents of pollination. तो जैसा मैंने आपको बोला कि कुछ नॉन लिविंग फैक्टर्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और कुछ लिविंग फैक्टर्स भी होते हैं. तो हम यहाँ बात करेंगे नॉन लिविंग फैक्टर्स के लिए हम लोग क्या टर्म यूज़ करते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स. क्या टर्म यूज़ करते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स. और लिविंग फैक्टर्स के लिए हम लोग क्या नाम लेते हैं, बायोटिक फैक्टर्स. abiotic factors and biotic factors. Now moving on to abiotic factors जो कि non living factors हैं. इसमें दो important agencies हैं जो pollination में मदद करती हैं, pollen grain के transfer में मदद करती हैं, that is water and wind. Wind and water. सबसे पहला wind और दूसरा water. Okay students, now the pollination by wind is called as anemophily. The pollination by wind
is called as anemophily. The pollination by water is called as hydrophily. क्या कहते हैं इसे? हाइड्रोफाइली. नाउ मूविंग ऑन टू द बायोटिक फैक्टर्स. आपको एक बहुत कॉमन सी बात है, ये पता भी होगी, पर एक फिर वैसे मतलब कि सबसे इम्पॉर्टेंटली इंसेक्ट्स मदद करते हैं पॉलिनेशन में. इंसेक्ट्स हो गए, बीज हो गए, ये एक फूल को रीच करते हैं उसका रस लेने के लिए, ठीक है. पर जब वो उसका रस लेने आते हैं तो ये पोलन ग्रेन्स जो होते हैं इंसेक्ट की बॉडी पे चिपक जाते हैं, और वही इंसेक्ट या वही बी जब वो किसी और फ्लावर को रीच करता है उसका रस लेने के लिए, तो वहाँ उसके वो जो पोलन ग्रेन्स जो उसकी बॉडी पे स्टिक हुए थे वो वहाँ छोड़ देता है, और उसी प्रकार से पॉलिनेशन में हेल्प करता है, ठीक है. तो सबसे इम्पॉर्टेंटली जो सबसे इम्पॉर्टेंट एजेंट है जिसे हम पॉलिनेशन में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, दैट इज़ द बी. Bee is the most potent pollinator of the plants. Bees are the most potent pollinators of the plant. अब हम और बारे में बात करते हैं. Insects. The pollination by insect is called as entomophily. Entomophily. Next, birds also help in pollination. Birds also help in certain kinds of birds also help in pollination. So birds also help in pollination, and the process of pollination by bird, the pollination by bird is called as ornithophily. Ornitho word birds के साथ ही ज़्यादा मेंशन किया जाता है. कुछ बैट्स भी पॉलिनेशन में मदद करती हैं, और बैट्स के द्वारा जो पॉलिनेशन करवा होता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड एज कायरोप्टेरोफाइली. कायरोप्टेरोफाइली. गिलहरी भी पॉलिनेशन में मदद करती है. जो नीचे जो फ्लावर्स होते हैं गार्डन में, जो बिल्कुल क्यारियों के अंदर छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, तो गिलहरी जो होती है उसकी पूंछ के ऊपर पोलन ग्रेन स्टिक हो जाते हैं, और वो वही जो फिर दूसरे फ्लावर पे अगर वो छोड़ देती है तो वो पॉलिनेशन में मदद करता है. तो द स्नेल्स यानी कि गिलहरी ऑल्सो हेल्प इन पॉलिनेशन, एंड पॉलिनेशन बाय स्नेल्स इज कॉल्ड एज मैलेकोफाइली. Pollination by snails is called as malecophily. And again I repeat, bees are the most potent pollinators of the plants. Okay, so this is all about pollination.